गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हृदय शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 101 पर। चलिए एक बार हम लोग पुराने टॉपिक जितने देखे थे प्यारे बच्चों उनमें से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपको याद है सॉल्यूशन क्या होता है? आपको मैंने बताया था पहले सबसे पहले वाले वॉल्यूम में कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना है कि जो भी कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हमें यहाँ पर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें ये देखा जाता है कि किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स 1 मिलियन किसी भी मीडियम में कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी निकलती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15 ppm, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15 ppm, तो 15 ppm को कैसे बताएंगे? आप बताएंगे 15 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्टिकल ऑफ जो भी मीडियम है उसमें, कि 15 ppm का मतलब ये हो गया कि 15 जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है 1 मिलियन मीडियम के पार्टिकल्स में। तो इसको हम लोग कैसे इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं? ppm को हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। क्यों 10 टू द पावर 6 लिया? सभी जानते हो मिलियन को हम लोग उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो 10 ppm का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द 10 ppm, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि 10 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को। तो आप कह सकते हैं कि मीडियम के 1 मिलियन पार्टिकल में सॉल्यूट के 15 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो याद रखना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ H2O वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, लेवल वाज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस प्रेजेंट बाय मास। आपको मास में इसको एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैंपल ऑफ H2O वाज प्रेजेंट इन सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। आजकल आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल होता है उसको सीधे सीधे वाटर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। उसको वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो वाटर क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सैंपल ऑफ H2O वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, लेवल वाज 15 ppm बाय मास। चलिए सॉल्व करते हैं। मास परसेंटेज इसका निकालना है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म और सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 टू द पावर 6। क्यों? पीपीएम दिया है ना, ऊपर देख लीजिए। तो पीपीएम में दिया हुआ है, तो कितने पीपीएम में कितने पार्टिकल एक पीपीएम में है, तो 15 पार्टिकल्स आर इन 1 ppm। इट मींस 1 मिलियन में, तो 1 मिलियन क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 मिलियन हो रहा है यहाँ पर मीडियम। तो 1 मिलियन का मतलब क्या, 10 टू द पावर 6 पार्टिकल्स। और कितने पार्टिकल्स हैं 10 टू द पावर 6 पार्टिकल्स में, 15 है, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि मास परसेंटेज निकालना है, आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%, ओके। तो आपको केवल यही चीज यहां पर याद रखनी है कि जैसे वो यहां पर क्वेश्चन में देखिए 15 ppm लिखा हुआ है, 15 ppm का मतलब होता है 15 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 मिलियन। तो 15 पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व इन 1 मिलियन ऑफ मीडियम। आप लिख सकते हैं 15 अपॉन 10 टू द पावर 6, क्योंकि 15 पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आर फाउंड इन 1 मिलियन ऑफ मीडियम, और मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर। तो आपने क्या किया 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 100 करके 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3% इसका आंसर आ जाता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कॉन्सेंट्रेशन शुड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलेलिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन को मोलेलिटी में क्यों एक्सप्रेस होना चाहिए, आप बताइए मुझे, कॉन्सेंट्रेशन को मोलेलिटी में क्यों एक्सप्रेस होना चाहिए? चलिए बताइए, क्यों मोलेरिटी में ज्यादा अच्छा नहीं निकल पाता, मोलेलिटी में क्यों आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्यों निकालते हैं इसको देखते हैं। देखो हम लोग जब जानते हैं कि जब भी हम मोलरिटी को कंसीडर करते हैं तो मोलरिटी मींस क्या होता है, मोलरिटी मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी के जब फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, तो मोल भी सॉलिड है, और नीचे क्या ले रहे हैं अपन यूज कर रहे हैं उसमें
मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ऊपर भी सॉलिड है नीचे भी सॉलिड है। हम अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ना तो किसी यूनिट ऊपर चेंज आएगी ना कुछ नीचे वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि सॉलिड तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, पास पास है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस पर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इफ वी आर राइटिंग मोलैलिटी के टर्म्स में कंसंट्रेशन वो ज्यादा वैलिड होगा। एक बार फिर से सुन लेना, मोलैलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो आपने ऊपर क्या यूज किया, आपने ऊपर किए मोल, और मोल भी क्या होते हैं, सॉलिड, और आप नीचे जो यूज कर रहे हैं क्या, आप सॉल्वेंट कर रहे हो, सॉल्वेंट भी किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में, मतलब वो भी सॉलिड है। तो ऊपर भी सॉलिड मतलब मोल्स भी सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड, तो दोनों सॉलिड है। अगर आप टेम्परेचर का उसमें चेंज करेंगे तो कहां से टेम्परेचर का चेंज आने वाला, कोई वेरिएशन थोड़ी ना आएगा। इसलिए हमें याद रखना कि मोलैलिटी के टर्म्स में कंसंट्रेशन को आप सबको हमेशा एक्सप्रेस करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंसंट्रेशन को क्या मोलैलिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी नहीं, कर तो सकते हैं, बट इतना ज्यादा एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहां पर यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, देन you have to use molarity instead of molarity. Again I repeat that molarity always number of mole present in volume of solution. If we are increasing temperature, then volume of solution will expand because we are using in liquid, while in molality moles upon mass of solvent in kg. So moles are solid and mass of solvent in kg, so we are increasing temperature, so generally there will be no change. That's why the expression of concentration is very perfect value in the terms of molality. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि m इक्वल्स टू, जो अभी मैंने बता दिया सब कुछ। चलिए यहां से देखते हैं अब, तो जो मोलैलिटी है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए ठीक है। चलिए 2.5 मोलर सॉल्यूशन मींस 2.5 मोलर सॉल्यूशन, अरे कितना मजा कर दिया इस क्वेश्चन में, आप सब जानते हैं 2.5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि 1 किलोग्राम, क्योंकि मोलैलिटी पूछ रहा है ना बेटा, यहां देखो मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, तो 2.5 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या हो गया, 2.5 मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगला देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% वेट बाय वेट, व्हाट विल बी द मोलैलिटी। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो इसका मोलैलिटी निकालना है तो पहले क्या करेंगे, देखो दिया क्या है, 10% वेट बाय वेट, मतलब 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम सॉल्यूट इज इन 100 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ क्या है, पहले तो आपको इसको समझना और इसकी डेफिनेशन पर बहुत कंसंट्रेट करना है। हेनरी लॉ ये होता है कि अगर आपने एक सिलेंडर या किसी पिस्टन के अंदर एक लिक्विड ले रखा है और वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, और अगर आप ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रेशर और बढ़ाएंगे, तो जो वेपर के मॉलिक्यूल है ना, वो वेपर के मॉलिक्यूल कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, उस लिक्विड के अंदर। तो अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वो जो सॉल्वेंट के जो वेपर के जो मॉलिक्यूल थे ना, वो वेपर के मॉलिक्यूल किस में आना शुरू हो जाएंगे, उस लिक्विड के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो ये तो दो चीजें यहाँ पर निकलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही दो तरह की डेफिनेशन पढ़ते हैं और वो लोग सिर्फ हेनरी लॉ को इतना समझते हैं, कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। बेटा ये परफेक्ट डेफिनेशन हेनरी लॉ की नहीं है, पहले तो आप याद रखना। तो हेनरी लॉ है क्या, पहले तो ये देखना है, हेनरी लॉ 2 सेगमेंट में डिवाइड है। पहले सेगमेंट में आपको ये देखना है हेनरी लॉ में कि जैसे वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द वेपर इन अ वेसल, then vapor molecule slowly goes inside in the solvent। जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर वो जाने शुरू हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट में जैसे ही वो आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वेपर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, वो वेपर के जो मॉलिक्यूल थे वो कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें एक चीज को ध्यान रखना है। हमें याद रखना है 2 चीजों के मोल फ्रैक्शन को। क्या, एक तो मोल फ्रैक्शन याद रखना है जो मोल फ्रैक्शन गैस का है,
और जो मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्वेंट के अंदर है, ठीक है। तो उस मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी हेनरी लॉ में आता है कि कोई भी वो प्रेशर जो है ना, जो प्रेशर है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हेनरी लॉ को बता दिया है। जिन्होंने हेनरी लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझना है वो उसमें जाके देखना, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो सॉरी, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। तो बेटा इस वाले वीडियो में हमें क्या देखना है, इस वाले टॉपिक में हमें देखना है कि जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो भी गैस है जो डिसॉल्व हो रही है, जो भी गैस है, आप गैस को भी डिसॉल्व, चलिए आप ये कह रहे हैं कि सर जो हमने लिक्विड ले रखा है वो दूसरी गैस को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक बनाते तो यही तो करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते कि नहीं मिलाते। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं। अब आपने वेसल में लिक्विड भर रखा, उसके ऊपर आपने गैस को भर रखा, फिर आपने ऊपर से पिस्टन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैसे वैसे उसमें लिक्विड के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, याद रखना। लेकिन जो प्रेशर क्रिएट होगा उसका हेनरी लॉ ने बताया था। सॉल्युबिलिटी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हेनरी लॉ में मेन देखा जाता है प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, जो गैस का क्रिएटेड प्रेशर होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन है, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके बहुत अच्छी तरह से देख लेना। चलिए अब हम मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आ रहा है, हमारे पास x है, जिसको जीटा भी कहते हैं, x है। तो क्या हो जाएगा, जो भी प्रेशर है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोग साइन हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग KH कहते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KH इंटू x। ये देखिए लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू KH इंटू x। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर क्या, हेनरी लॉ। बगल में आप एक ग्राफ देख रहे हैं, मैंने बना रखा है, इसको आप देख लीजिए। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है गैस डिसॉल्व्ड। तो जो गैस डिसॉल्व हो रही वो कितनी है, 0.01, 0.02, ये इस लेवल से ml गैस के डिसॉल्व। अब आप कह रहे हो सर ये तो बहुत कम है। हाँ तो बेटा बहुत ही कम गैस डिसॉल्व हो पाती है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हो पाती कि आप सोच रहे हैं कि हमने तो 22.4 लीटर गैस ले ली और डिसॉल्व करके रख दी, 2 लीटर ले ली, 3 लीटर, बेटा ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम अमाउंट में गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस ग्राफ में एक तरफ ग्राफ में लिखा हुआ है प्रेशर, ठीक है, और एक तरफ लिखा है उसकी सॉल्युबिलिटी। तो जो गैस डिसॉल्व हो रही है, आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस ग्राफ में हमने कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, 500। जब 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो ये गैस कितनी डिसॉल्व हो रही थी, 0.01 ml, ठीक है, इतनी डिसॉल्व हो रही थी। फिर जब हमने इस प्रेशर को बढ़ा के 1000 कर दिया तो ये देखिए गैस कितनी डिसॉल्व हो गई, 0. मतलब गैस बढ़ गई। तो हमें इस ग्राफ से ये चीज सीखने के लिए मिलती है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते चले जाते हैं तो गैस जो लिक्विड के ऊपर थी वो गैस स्लोली लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। और हेनरी लॉ ने क्या कहा था, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रॉपर जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ऊपर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट के ऊपर। तो ये चीजें हैं। तो बेटा आपको ये वाला याद रखना है, P इक्वल्स टू KH इंटू x। अब यहां पर आप देख लीजिए KH, तो बहुत चीज इंपॉर्टेंट रखना है कि अगर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KH हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। आप इस फॉर्मूले से KH को निकाल सकते हैं ना। तो अगर आपने KH को निकाल लिया तो क्या बन रहा है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बोर्ड हर साल लगभग सवाल पूछता है। तो आप याद रखिए, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो द हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो गैस की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। एक बार हेनरी लॉ को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ द गैस इज डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर in equilibrium with the solution provided the gas does not undergo any chemical
चेंज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। यहाँ पर एक पॉइंट बेटा याद रखना है, ये तो डेफिनेशन आप सभी आसानी से ही समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये, लेकिन याद रखना कि जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हैं ना, वो गैस को हाईली डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ। अगर वो गैस अंदर जाके तुरंत ही उससे कंबाइंड हो जाती है और फिर वो अलग नहीं हो पाती है, तो फिर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कैसे होगा? वो गैस उसी के अंदर जाके रह जाएगी, इक्विलिब्रियम थोड़ी ना बना पाएगी, बाहर कैसे निकल पाएगी? तो एक इक्विलिब्रियम सेट भी तो होना चाहिए। इसलिए जो भी गैस आप उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो हाईली डिसोसिएट्स नहीं हो, हाईली एसोसिएट नहीं होना चाहिए। किसके साथ? सॉल्वेंट के मोलिक्यूल। ऐसा ना हो कि आपने प्रेशर बढ़ाया और गैस के मोलिक्यूल जाके चिपक जाते हैं किसके साथ? सॉल्वेंट के मोलिक्यूल। अब वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे? टेल मी। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट पर आप देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो पहले इसके एप्लीकेशंस मैंने ग्रीन मार्कर से लिख रखे हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार, पढ़ते हैं चलिए, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। To increase the solubility of carbon dioxide in soda water in aerated drinks, the bottle is sealed under high pressure. तो क्यों हाई प्रेशर पर सील्ड करी जाती है? आप जानते हो ना कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप उसको ढक्कन को खोलते हैं ना, पार्टी में शेकिंग करते हैं आप, तो पार्टी में उसको पहले शेक करा, फिर उसको ढक्कन को खोला, फिर उड़ाते हैं। यार ये सब मत किया करो, कोल्ड ड्रिंक खराब होती है, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है, लेकिन चलिए एज यू विश, मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए अब हमें देखना है कि जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस डिसॉल्व है ना, वो हाई प्रेशर पर है, बहुत हाई प्रेशर पर है, इसलिए उसके ढक्कन को ना बहुत ही टाइटली सील्ड कर दिया जाता है। क्यों? अगर आप ढक्कन को टाइटली सील्ड नहीं करेंगे तो जो भी कंटेनर को रखते उठाते हैं, प्रेशर की वजह से ढक्कन खुलेगा और पूरी की पूरी लिक्विड गैस के साथ क्या होगी? बाहर आ जाएगी। तो इसलिए हाईली सील्ड रखना है। दूसरा एप्लीकेशन है डिजीज बेंड्स और डीकंपैरिजन सिकनेस। ये बेटा यूपीएससी में भी बहुत पूछा गया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए है, सीडीएस है, इन एग्जाम्स में भी कई बार देखने को ये क्वेश्चन मिला है कि ये बेंड डिसीज क्या होती है, ये डीकंपैरिजन सिकनेस क्या होती है। तो डीकंपैरिजन सिकनेस ये होती है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई डाइवर है, डाइवर्स जानते हैं, जो पानी में गोते लगाते हैं, ठीक है, जो पानी में आपने देखा होगा मछली जैसे पैर वो यूं करते रहते हैं, एक सिलेंडर को पीछे बांध रखते हैं और फिर वो पानी के अंदर जाते हैं। तो जो भी डाइवर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? एक सिलेंडर अपने पीछे ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें सांस लेनी है ना नीचे। अब उस सिलेंडर में याद रखना है, उस सिलेंडर के अंदर 2-3 चीजों का परसेंटेज आपको याद रखना है। उसमें होती है हीलियम, सबसे ज्यादा होती है उसमें नाइट्रोजन, और फिर होती है उसमें ऑक्सीजन। तो उसमें हीलियम कितना होता है? यहां पर लिख रखा है, हीलियम होता है 11.7%, ऑक्सीजन सिर्फ 32.1% और नाइट्रोजन होती है 56.2%। आप कह रहे होंगे सर नाइट्रोजन बड़ी ज्यादा है इसमें डिसॉल्व। अरे हाँ भाई, नाइट्रोजन को इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि नाइट्रोजन ब्लड के साथ मिक्स नहीं होती, ये नहीं तो एसोसिएट हो जाएगी वहां पर जाके। तो नाइट्रोजन एसोसिएट नहीं होने देगी और किसी हाई प्रेशर पर और भी कंपोनेंट को ब्लड के अंदर एसोसिएट नहीं होने देगी, इसलिए नाइट्रोजन को हम लोग वहां पर ज्यादा परसेंटेज में लेते हैं। ऑक्सीजन केवल 32.1% है। आप सिलेंडर बांधा, मुंह में एक कैप लगाया और कैप लगाने के बाद पानी में गया, वो जब वो वाटर के अंदर नीचे जाएगा, डीप सी में जाएगा, तो पानी ऊपर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर बढ़ेगा उसका। तो जब प्रेशर उसका इंक्रीज होगा, आप जानते हो कि ज्यादा प्रेशर पर हेनरी लो क्या बोलता है, यही तो अपन ने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें ब्लड में डिसॉल्व होने लगेंगी, लेकिन वहीं पर नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड के साथ डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन को मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही वो डाइवर ऊपर आएगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर आने से क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी सभी गैसों की कम होगी, तो ब्लड में से सारी गैसें वापस निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसी कंडीशन में लो प्रेशर पर नाइट्रोजन अपने ब्लड के अंदर कुछ बबल्स बना लेती है, और वो बबल्स क्या करती है? मेमोरी लॉस कर सकती है, वो मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है, वो इवन इंसान को कोमा तक हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बबल्स वहां पर बन जाते हैं। इसलिए स्लोली ही डाइवर्स को कहा जाता है कि ऊपर आए, अचानक से ऊपर नहीं आए। इसलिए जिस तेजी से वो नीचे जा सकता है उस तेजी से ऊपर जनरली नहीं आ सकता। अगर ऐसा करता है तो हल्की सी प्रॉब्लम, ज्यादातर केसों में क्या देखने को मिलता है? बेंड डिसीज कम ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में बेंड डिसीज हो रही है या फिर डीकंपैरिजन सिकनेस हो रही है, तो इसका मतलब है वो फास्ट ऊपर आया, प्रेशर कम हुआ, नाइट्रोजन जो ब्लड के अंदर थी वो बबल्स फॉर्म करेगी लो प्रेशर पर। लो प्रेशर क्योंकि वो गैस में डिसॉल्व तो वैसे भी वो एसोसिएट तो होती नहीं है, लेकिन लो प्रेशर हो रहा है तो बबल्स बना लेगी, और वो बबल्स अपने ब्लड में क्रिएट हो जाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं बेंड डिसीज। तो आपको याद रखना है इसको, बेंड
इंडिसेस कहते हैं। ये मैंने देखो नीचे लिख रखा है, हाई प्रेशर वो नीचे जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर आ रहा है लो प्रेशर पर नाइट्रोजन फॉर्म बबल्स इन बेंड। तो बेटा आपको याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल वे में। आप आराम से इसको देखते रहिए और पूरी केमिस्ट्री आप तैयार करते रहिए। चलिए अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर इसके आगे वाला अपन पॉइंट जो इसका है टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके, okay dear friends, so we'll see now the next topic। और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्ट्स लॉ। तो तैयार हो जाइए राउल्ट्स लॉ को पढ़ने के लिए। इससे पहले आपने हेनरी लॉ पढ़ लिया है, अब राउल्ट्स लॉ को पढ़ने के लिए तैयार हो गए ना, वेरी गुड। तो राउल्ट्स लॉ को देखिए पढ़ाता हूं कैसे होता है। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, हमेशा याद रखना है, राउल्ट्स लॉ डिपेंड दो चीजों के ऊपर करता है। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सब कुछ दिमाग से हटा दीजिए, दिमाग आपका जो इधर उधर घूम रहा है उससे हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप आज की डेट में पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं तभी आप अपने कैरियर को अचीव कर सकते हैं। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक खास बात ये होती है, मैंने देखा बहुत लोग जो बड़े बड़े चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं, तो बड़े बड़े ग्रुपों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, वो नाम पढ़ने लगेंगे बीच में, चलिए कौन कौन हमें लाइव देख रहा है, ये वो फलाना ढिमका, हमारा कंसंट्रेशन वहाँ टूट जाता है। बीच में बोलेंगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, अच्छा ये जुड़ गए हैं, राम कुमार जुड़ गए हैं, कुमारी जुड़ गई हैं, ये जुड़ गई, फलाने ढिमका, तमाम बातें करने लगते हैं बीच बीच में। इसलिए केमिस्ट्री से क्या होता है, कंसंट्रेशन वहाँ से टूटने लगता है। मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन उन लोगों से भी है कि जो यूट्यूब्स पर पढ़ा रहे हैं, आप एक बार कंटेंट शुरू कर दें तो जब तक उस कंटेंट को ख़त्म ना करें, आप फालतू की चीज़ों पर वहाँ पर इंटरेक्शन ना करें। खैर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ही हैं जो, चलिए खैर हमें क्या करना है, हमें अपने टॉपिक पर ध्यान रखना है और अपना एम बनाना है कि हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और अगर हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि सर केमिस्ट्री बहुत टफ है। ठीक है, चलिए राउल्ट लॉ को देखते हैं। ठीक है, अब देखना कुछ लोगों की नज़र बोर्ड की तरफ हो गई होगी, प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ, समझ लो पहले। ठीक है, तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई टू आई कॉन्टैक्ट। पहले समझ लीजिए आप, इसके बाद आप बोर्ड पर जाइए, आपके लिए लिखा है मैंने। क्या समझना है, एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने क्या किया, लिक्विड्स को डिसॉल्व किया, सॉलिड को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। अब हमें देखना है कि राउल्ट लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल कैसे होगा। तो राउल्ट लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए आपको इसमें एक चीज़ को याद रखना है। वो कौन सी चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है मोल फ्रैक्शन और उसका जो प्रेशर है, उन चीज़ों को आपको याद रखना है, यानी मोल फ्रैक्शन भी याद रखना है। तो सबसे पहले अब आ जाइए बोर्ड पर और इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि राउल्ट लॉ में जो मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, तो मोल फ्रैक्शन इसको पढ़ते हैं पहले, राउल्ट लॉ क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, और याद करना है, राउल्ट लॉ है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट पी ए एंड पी बी। ये दो पार्शियल वेपर प्रेशर के कंपोनेंट हैं। मान के चलिए दो सब्सटेंस के लिए पार्शियल प्रेशर, एक का पी ए है और दूसरे का पी बी है, इज प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी इन द सॉल्यूशन। तो अगर आपने एक फ्लास्क के अंदर दो कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर रखा है और उनका जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर एक कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए और दूसरे कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है पी बी, तो ये डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो कि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। या फिर यहां देख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। तो हमें क्या, एक्स ए जो ए कंपोनेंट है ना, उसी ए कंपोनेंट का तो अपना एक प्रेशर है और उसी एक कंपोनेंट का अपना एक मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, आपने दो कंपोनेंट ले रखे, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। आप देखिए ये दो कंपोनेंट है आपने, ठीक है, एक ग्रीन कलर का एक कंपोनेंट है, एक रेड कलर का मान के चलिए, समझना है हम लोग को। तो ये ग्रीन कलर का कंपोनेंट है ना, इसके मोल फ्रैक्शन मान लीजिए एक्स ए और इसका जो प्रेशर है वो मान लीजिए पी ए।
इसके जो मोल फ्रैक्शन है ना रेड वाले के, वो मान लीजिए क्या है एक्स बी मोल फ्रैक्शन, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो मान लीजिए पी बी। तो ये बस यही दो चीजें तो चाहिए, हर एक कंपोनेंट का उसका प्रेशर चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए, और उसी कंपोनेंट के हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो कैसे फ्रेंड्स हम इसको निकाल सकते हैं, इस डेरिवेशन को आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट पी ए पी बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एक्स ए एक्स बी। ठीक है, बता दिया था मैंने इसको एग्जाम्पल लेके आपको। अब यहां पर देखना है कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा पी ए प्लस पी बी से। क्यों? अरे भाई आपने डाल्टन्स का लॉ पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर की एडिशनल वैल्यू के बराबर होता है, यानी P इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी पी सी प्लस पी थ्री डॉट डॉट डॉट। तो ये जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड है, यानी सॉल्यूशन पी एस मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिपेंडिंग ऑन पी ए प्लस पी बी, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। यू कैन ऑल्सो राइट क्या, पी एस इक्वल टू, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट हम उसी को ले लेते हैं पी ए नॉट को। ठीक है, उसी को कांस्टेंट याद रखना है। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हटाएंगे इक्वल टू का साइन आएगा, और इसमें जो पी ए नॉट है ना हम इसी को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए, और प्लस क्या हो जाएगा, पी बी की जगह लगा देंगे हम क्या, पी बी नॉट एक्स बी, ये हो जाएगा। हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। मैंने मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था कि अगर मोल फ्रैक्शन आप दो कंपोनेंट्स का निकाल रहे हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन की एडिशनल वैल्यू 1 होगी। अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको आ जाएगा। फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने नहीं देखा वो सॉल्यूशन के सारे वीडियो देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी निकाल लीजिए यहां से, एक्स बी विल कम 1 माइनस एक्स ए, बिल्कुल सिंपल है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये ज्यों का त्यों। एक्स बी की यहां पर वैल्यू रखनी है तो पी बी का पी बी नॉट ज्यों का त्यों रखा, एक्स बी की वैल्यू हमने लगा दी 1 माइनस एक्स ए, और इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बी नॉट, और इसको पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इन ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। आप आराम से पी नॉट ए, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को, बहुत ही सिंपल है राउल्ट्स लॉ। एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लीजिए, एक बार इसको पहले आप रीड कर लीजिए। ठीक है, करिए रीड। राउल्ट लॉ आपने रीड कर लिया होगा बेटा। तो एक आपने क्या देखा, राउल्ट लॉ में ना दो चीजों की जरूरत होती है। क्या, दो कंपोनेंट हैं, एक है एक्स ए, एक है ए और एक है बी। उस ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स ए, और जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा एक्स बी। जो ए का प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो ए का जो वेपर प्रेशर निकालना ना हम लोग को, तो क्या लिख देंगे हम, उसको लिख देंगे पी ए, और जो दूसरे का बी का जो प्रेशर वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी बी। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पी एस बराबर होता है पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो पी ए की जगह अब हमें क्या करना है, पी ए और पी बी हमने कर दिया, लेकिन उसके हमें कुछ मोल भी तो देखने पड़ेंगे कि पी ए के मोल कितने हैं। तो जब हम इसको साइन हटाएंगे तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा, और पी नॉट ए इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेंगे, इसी को कांस्टेंट बना देंगे। बस आपको इसमें केवल क्या करना है बेटा, नॉट लगा देना है। ठीक है, तो जो ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, अगर इसी फॉर्मूले में देखो बेटा, अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पर नॉट ऐड कर देते हैं पी नॉट ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए ये हो जाएगा, प्लस दूसरे का देखना है हमें, तो यहां पर हमने एक्स बी के साथ क्या जोड़ देना है, पी नॉट बी। तो देखो वही वैल्यू आ गई ना, यहां पर देखो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन कॉपी पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, 12th में है ना, बड़ी क्लास में है आप। फिर हम जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी की एडिशनल वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो एक्स बी की निकाल सकते हैं या एक्स ए की निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल के ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा देना है। तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, इसकी वैल्यू को उठा के हम एक्स बी की जगह लगा देते हैं और हमारे पास फाइनल वैल्यू ये वाली आ जाती है। बस इसी कांस्टेंट को ड्राइव करना होता है हम लोग, इसी फॉर्मूले को ड्राइव करना होता है हमें राउल्ट्स लॉ में।
तो आपने ये राउल्ट्स लॉ भी आज देख लिया। अब हम लोग कितने टॉपिक शुरू से देख चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखे हैं? हम लोग सबसे पहले देखे हैं सॉल्यूशन, फिर हमने देखे कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, फिर हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन के जो टाइप हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, हमने देखा था बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, हमने सारे इसके फॉर्मूले पढ़े थे, मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और हमने फिर ये भी देखा था कि हेनरी लॉ कैसे काम करता है, हेनरी लॉ क्या होता है ना, फिर हमने क्या देखा इसमें, राउल्ट लॉ देखा। आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक दो बार और उन वीडियोस को सारे उठा के आराम से देखिए और अपना सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत आगे बढ़िए, और बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, सबको बोलिएगा कि ये वीडियोस ज़रूर देखें और आसानी से समझें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है बेटा, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल दूर करूंगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इन सॉल्यूशन के वीडियोस का जो आखिरी वीडियो होगा मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पहले इतना तैयार करिए, जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना आप तैयार करते चलिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम अपनी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत आगे बढ़ें। याद रखना, आज का लास्ट चलते चलते एक स्टेटमेंट बेटा हमेशा याद रखना है, सबका रिस्पेक्ट करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, और एक अच्छी संस्कृति अपने अंदर डेवलप करो। याद रखना, हर सेकंड आपको कोई ना कोई देख रहा है, तो अगर कोई आपको देख के ये बोलेगा यार ये बच्चा ठीक नहीं है, अपने आप की पर्सनैलिटी बनाओ। अब आप क्लास 12th में आ गए हो ना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आप अगर बना लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत ही काबिल और दूसरों की नज़र में आप बहुत ही प्यारे इंसान बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन, आपके रात शुभ मंगलमय हो। थैंक यू।